हम यू आर लाइव मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने यूनिट 1 कंप्लीट किया था। आज हम यूनिट 2 कंटिन्यू करेंगे। होप यू ऑल आर वेल। सो लेट्स स्टार्ट इट। बिफोर दैट मैं आपको बोलूँगी कि कॉपी पेंसिल लेकर बैठिए, क्योंकि ड्यूरिंग द लेक्चर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द नोट्स। ठीक है। सो फर्स्ट लेट्स सी क्या है यूनिट 2 में। यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है? जैसे ह्यूमन के एनवायरनमेंट होते हैं वैसे बिजनेस के भी एनवायरनमेंट होते हैं। उसके मीनिंग, उसके लेयर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्या होता है, एथिक्स क्या होता है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, आइडियल्स क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और एक न्यू कंसेप्ट है कॉन्शियस कॉमर्स। व्हाट इज दैट? Business and social entrepreneurship we will all discuss in this unit. Okay. So before that, what is the suggested books I have suggested? That is VK Call for Indian Author, Business Organization Management of Pearson Education Publication, and C. Basu 2017 edition, Business Organization and Management of McGraw-Hill Education Publication. Apart from that, if you want to take a reference from an international book that a foreign author, you can consider P.F. Drucker, The Practice of Management, New York, Hampton and Rowe. P.F. Drucker's PDF is easily available in the website, so you can consider that. And please stick to the syllabus I have provided you, or that is provided in the SOL website. Okay. Don't go beyond that syllabus. Okay. And apart from that, study material of School of Open Learning is also available in the SOL portal, where you can easily get access, and I have also provided the PDFs. Okay. Now let's start with the business environment. जैसे हमारा एक ह्यूमन एनवायरनमेंट होता है, जैसे विंटर होता है, समर होता है। विंटर्स में हमें गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ती है, वुलन क्लॉथ्स की जरूरत पड़ती है। समर में हमें एसी की जरूरत पड़ती है, कॉटन क्लॉथ्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है। रेनी सीजन में हमें अम्ब्रेलास चाहिए होता है, रेन कोट चाहिए होता है। वैसे ही इन अ सिमिलर वे बिजनेस का भी एनवायरनमेंट होता है। बिजनेस के एनवायरनमेंट कैसे होते हैं? उसके खुद के सराउंडिंग्स होते हैं, उसके खुद के एनवायरनमेंट होते हैं, डिफरेंट सोशल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, इन सब में डिवीजन है। ठीक है। सो व्हाट आर बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट? बिजनेस एनवायरनमेंट refers to all external forces which affect the functioning of a business. एक बिजनेस को चलाने में जो ऑल अदर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस जो अफेक्ट करती है बिजनेस के फंक्शनिंग को, दैट इज टर्म्ड एज बिजनेस एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल, पहले अभी न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है गुड्स एंड सर्विस एक्ट। पहले उससे पहले डिफरेंट टैक्सेस थे, एक्साइज ड्यूटीज थे, बहुत सारे डिफरेंट लेयर्स में टैक्सेस थे। लेकिन उसकी जगह अभी एक क्यूमुलेटिव टैक्स हो गया जिसको हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन्स। पहले उसमें 10% टैक्स लगता था, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली, और अब फॉर एग्जाम्पल उसमें 18% लगता है। ठीक है। तो वो 8% का जो इंक्रीज हुआ है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है कंज्यूमर्स पर, बिजनेस पर और उसके प्रोडक्ट्स पर? ये है एनवायरनमेंट की एक चेंजेस आने पर, एक पॉलिटिकल फैक्टर इंट्रोड्यूस होने पर, इकोनॉमिकल फैक्टर इंट्रोड्यूस होने पर इस बिजनेस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके एनवायरनमेंट में क्या इफेक्ट पड़ता है, दैट इज बेसिकली द बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है। द प्रोसेस बाय व्हिच द मैनेजमेंट monitor and analyze the implications of financial, governmental and technological, market and social factors to determine strengths, weaknesses, opportunities and threats to their firms are given by William F. Klug, is known as business environment. अब इसको हम तोड़ के पढ़ते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। ठीक है। एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जहां पर मॉनिटर करते हैं एंड एनालाइज करते हैं कौन? मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। क्या एनालाइज करते हैं, क्या मॉनिटर करते हैं कि किसी एनवायरनमेंट में अगर चेंजेस आते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं, उसका उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पर, उनके स्ट्रेंथ्स, उनके वीकनेस, उनके अपॉर्चुनिटीज, उनके थ्रेट्स पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है फर्म के।
तो ये क्या है, एक मॉनिटरिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है, ठीक है। हेंस बिजनेस एनवायरनमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल क्यों? मल्टी डायमेंशनल मतलब बहुत सारे उसके लेयर से, बहुत सारे एस्पेक्ट से एक बनता है एक बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। जैसे हम देखते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर है, वाटर है, लैंड है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग से डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, वैसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट के भी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक इन नेचर। डायनामिक इन नेचर क्यों? क्योंकि ये डे बाय डे इवॉल्व होते हैं, चेंज होते रहते हैं। जैसे ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या होता है, पहले ग्लोबल वार्मिंग इतना नहीं था, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन नहीं इतना नहीं था, लेकिन ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन के कारण आजकल ग्लोबल वार्मिंग इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि समर के जो मंथ के टाइमिंग्स थे वो चेंजेस हो गए हैं ऑलमोस्ट। पहले मई में बहुत ज्यादा गर्मी होती थी, लेकिन आजकल मई में उतनी नहीं होती, वो जून जुलाई में शिफ्ट हो गया है। पहले रेनी सीजन जून के एंड जुलाई में ही, आज से 30-40 इयर्स पहले भी मैंने सुना है कि जुलाई में एकदम प्रॉपर मॉनसून सेशन होता था, लेकिन अभी वो शिफ्ट हो गया है, अगस्त सितंबर तक चलता रहता है, ठीक है। तो ये ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एनवायरमेंटल चेंजेस आए हैं। वैसे ही बहुत सारे डिफरेंट जो फैक्टर्स है, लेयर्स है बिजनेस के, जैसे माइक्रो, मैक्रो, मेसो, ये सारे जो एनवायरनमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट विच वी विल स्टडी इन फर्दर, वो उनमें अगर चेंजेस आते हैं तो उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट किस पर पड़ता है, बिजनेस पर पड़ता है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल, complex and dynamic in nature and has a long-term impact on the survival and growth of the business. यहाँ पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्यों कहा गया है? फॉर एग्जाम्पल 3-4 साल पहले जियो आया है, ठीक है, रिलायंस जियो इंट्रोड्यूस हुआ है, जहां पर उन्होंने फ्री इंटरनेट सबको दिया फॉर 3 मंथ्स 6 मंथ्स, ठीक है। उस कारण क्या हुआ, बहुत सारे ब्रॉडबैंड, बहुत सारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ठीक है, तब ये आइडिया वोडाफोन का मर्जर नहीं हुआ था, लेकिन उनके वजह से उन पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। वो रिलायंस जियो को तो जाने के लिए बोल नहीं सकते थे, और उनके एंट्री का भी उन पर कोई वो नहीं था, उनके पास कुछ चारा नहीं था, ठीक है। तो रिलायंस जियो क्या हुआ, एक कंपटीटर हुए उनके। तो कंपटीटर भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं एक बिजनेस एनवायरनमेंट के, ठीक है। तो उनके आने से बाकी जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स थे लाइक एयरटेल, जियो, उन पर एक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। उनके सर्वाइवल एंड ग्रोथ पर बहुत इम्पैक्ट पड़ा। ऐसा हुआ कि जो वोडाफोन, आइडिया है, उनके सेल्स इतने डाउन हो गए कि उनको मर्ज करना पड़ा। तो ये सारे एक बहुत सारे इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, वो हम लेटर ऑन पढ़ते रहेंगे विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, ठीक है। अब जो बिजनेस स्टडीज है, जो आपने 11th 12th में पढ़ा है, और आप आगे भी जो बिजनेस रिलेटेड पढ़ेंगे, जैसे अभी आप फर्स्ट ईयर में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, फिर आगे भी आप बहुत थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, उनको हमेशा प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस के साथ ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए, ताकि वो कंसेप्ट आपको समझ में आए, ना कि उसको आप रट्टाफिकेशन कीजिए, ठीक है। रट्टाफिकेशन करेंगे क्या होगा, अभी तो आप एग्जाम्पल लिख देंगे, लेकिन बाद में वो चीज आपको प्रॉब्लम होगी। जब आप मास्टर्स करेंगे, आप फर्दर स्टडीज करेंगे, तो आपको उसमें दिक्कत होगी। तो हमेशा हर कंसेप्ट को प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। मैं आज थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगी क्योंकि आपका सिलेबस ऑलरेडी एक दिन पीछे चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा कोप अप करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा ज्यादा अटेंशन पावर दीजिए, ताकि मैं जो जल्दी जल्दी बोल रही हूँ वो आपको समझ में आए। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ओके। Now let's come to the features of business environment. Business environment के क्या features है? It is a summation of internal and external forces. Internal forces क्या होते हैं? Please write down. Number 1, financial resources. Financial resources जो है वो internal forces है business environment के, like funding, investment opportunities, ये सारे एक internal force होते हैं, ठीक है। नंबर 1 क्या हुआ, इंटरनल फोर्सेस, फाइनेंशियल रिसोर्सेस लाइक फंडिंग, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सेकंड क्या है, फिजिकल रिसोर्सेस। फिजिकल रिसोर्सेस में क्या होता है, लैंड, कंपनीज लोकेशन, इक्विपमेंट एक्सेट्रा, ये सारे इंटरनल फोर्सेस है। अब आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड में कि जो इंटरनल फोर्सेस है लाइक फिजिकल रिसोर्सेस,
जैसे कंपनीज लोकेशन वो कैसे अफेक्ट करता है एक बिजनेस के डिसीजन में। फॉर एग्जांपल आपका एक पर्टिकुलर बिजनेस है वो नोएडा में है, ठीक है, और नोएडा के उस पर्टिकुलर एरिया को स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है, आफ्टर 5 years 6 years। जहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है उस पर्टिकुलर एरिया को, वहां पर वो सब्सिडीज बहुत ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट्स सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं। नॉट ओनली दैट, बहुत सारे स्कीम्स देते हैं उनको ताकि उनके जो बिजनेस को वो प्रमोट करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, उनके प्रॉफिट मार्जिन वो इंक्रीज होता है। सो internal forces like a location can also impact the business and its products, ठीक है। तो business environment is a very crucial component of a business, ठीक है। तो हमने इंटरनल फोर्सेस में क्या क्या अभी तक आपने लिखा, नंबर 1 दैट इज फिजिकल रिसोर्सेस, ठीक है, मैं नंबर लिख लेती हूँ। नंबर 1 फाइनेंशियल रिसोर्सेस, नंबर 2 फिजिकल रिसोर्सेस, and number 3 is human resources. Human resources में क्या क्या आते हैं, जैसे एम्प्लॉयज हो गए, कस्टमर्स हो गए, these are also a crucial component of a business। मैंने पहले भी बोला है from first day of class to till now that customers, the employees, the human resources are the greatest asset of a business organization, right? So जो बिजनेस है वो इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स के समेशन है, कम्युलेशन है, उससे एक बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। अब आप लिखिए कि एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होते हैं, ये जो तीन थे ये क्या थे, इंटरनल फोर्सेस, फाइनेंशियल, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस। नाउ इट कम्स टू द एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस में नंबर 1 क्या आएगा आपका, टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल। जैसे कोई ऑटोमेशन आ गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आज तक जो मार्कर बनता था, ठीक है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रही हूँ कि मार्कर बनता था, फॉर एग्जांपल लोगों को इसका कैप अलग से बनाना पड़ता था, उसका ये बॉडी पार्ट अलग से बनाना पड़ता था, रिफिल अलग से बनाना पड़ता था, फिर उनको एक साथ असेंबल भी करना पड़ता था। वो ह्यूमन हैंड्स के थ्रू होता था, ह्यूमन से करते थे, ठीक है, फिजिकली करते थे। बट फॉर एग्जाम्पल कोई ऑटोमेशन आ जाता है, कोई मशीन्स डेवलप हो जाता है फॉर मेकिंग अ मार्कर, तो सारे कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, टाइम भी कम लगेगा, लेकिन आपने ऑलरेडी बहुत सारे एम्प्लॉय करके रखे हुए हैं और उस पर्टिकुलर मशीन को खरीदने में भी आपको कॉस्ट इंकर होगा। सो दैट इज अक्यूमुलेशन, मतलब आप टेक्नोलॉजी की वजह से जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल फोर्सेस है, दैट इज वन ऑफ टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस आता है, इससे आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में भी इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज नेक्स्ट force or external force, that is political। जैसे कोई पॉलिटिकल फ्लक्चुएशंस हो जाते हैं, कोई गवर्नमेंट बदल जाती है, उन्होंने बिजनेस रिलेटेड कोई डिफरेंट रूल्स दे दिया, कुछ रेगुलेशंस ला दिए, ठीक है, उसके वजह से भी बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ता है, दैट इज ऑल्सो एन एक्सटर्नल फोर्स। ओके, सो फर्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल फोर्स, सेकेंड इज पॉलिटिकल फोर्स, थर्ड इज इकोनॉमिकल फोर्स। इकोनॉमिक में आपके आते हैं जैसे कोई इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट आ गई, ठीक है, इसके वजह से। एंड फोर्थ इज सोशल चेंजेस में ये आते हैं आपके, जैसे जो कस्टमर्स है उनके टेस्ट और जो प्रेफरेंसेस है वो डिफर हो जाते हैं, ठीक है। कोई प्रोडक्ट्स वो आपका परचेज करते हैं, उसमें उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो जाते हैं, उसके वजह से भी होता है, ठीक है। सो दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अभी तक आपने एक नोट डाउन कर लिया होगा, इंटरनल फोर्सेस के फैक्टर्स क्या क्या है। नंबर 1 फाइनेंशियल रिसोर्सेस, सेकंड इज फिजिकल रिसोर्सेस एंड थर्ड इज ह्यूमन रिसोर्सेस। एंड एक्सटर्नल फोर्सेस के कंपोनेंट्स क्या है, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल, ठीक है। और भी होते हैं, कल्चरल भी होता है, ठीक है, which we will study later on. Next is interconnected and coordinated. नेक्स्ट फीचर क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट का, ये इंटरकनेक्टेड है एंड कोऑर्डिनेटेड है। इंटरकनेक्टेड मतलब अगर इनमें से किसी भी फैक्टर में, किसी भी सिंगल फैक्टर में अगर इम्पैक्ट पड़ता है, इससे बाकी सब्सिक्वेंट फैक्टर्स में भी इम्पैक्ट पड़ने के चांसेस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर पॉलिटिकल फैक्टर में कोई गवर्नमेंट ने
रूल्स चेंज किया, कोई लॉस चेंज किया, ठीक है, उससे इकोनॉमी में भी फर्क पड़ेगा, इससे आपके ह्यूमन रिसोर्सेस में भी फर्क पड़ेगा, ठीक है, और फाइनेंशियल रिसोर्सेस में फर्क पड़ेगा. सो all the forces of business environment are interconnected and coordinated. ठीक है, different factors of business environment are interconnected, coordinated and correlated. For example, a change in interest rates through monetary policy affects the level of inflation, employment and production. ठीक है, जब इंटरेस्ट रेट्स लो होते हैं तब इकोनॉमी ग्रोथ करती है एंड इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डायनेमिक नेचर. बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक होते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है, जो कि मैंने बताया इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स का एक्यूमुलेशन है, समेशन है. तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है और इनमें से किसी में भी अगर चेंजेस आते हैं, और जो कि चेंज आते ही रहते, दैट इज कॉन्टिन्यूस, दैट इज हैपनिंग, वो होते रहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल एवरी 5 years में गवर्नमेंट हमारा चेंज होता है इंडिया में, तो पॉलिटिकल जो फैक्टर है उसमें भी डिफरेंट लॉज रिलेटिंग टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस चेंजेस आएंगे. इवन इकोनॉमी में भी मॉनेटरी पॉलिसीज, हमारे इन्फ्लेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये सब चेंज होते रहते हैं. सो इससे भी बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ता है. Not only that, a crucial component is social factor. Social factor में आप consumers के taste and preferences changes होते ही रहते हैं. ठीक है, पहले आज से 6 months पहले कुछ डिफरेंट टेस्ट होगा, अभी कुछ डिफरेंट टेस्ट होगा. ठीक है, क्या पता उनको पहले फॉर एग्जाम्पल हम फैशन इंडस्ट्रीज में ही देख लेते हैं. जैसे पहले वो शरारा नहीं चलता था, मतलब एकदम बहुत पहले शरारा चलता था, उसके बाद नहीं चला, अब फिर से शरारा का ट्रेंड आ गया है. ठीक है, या फिर बेल बॉटम जीन्स के ट्रेंड्स आ गए फॉर द गर्ल्स. ठीक है, तो ऐसे चेंजेस आते रहते हैं, तो इससे इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस पर. क्यों? फॉर एग्जाम्पल अभी उनके पास नॉर्मल जीन्स के पैंट्स थे और अभी फैशन में आया है क्या, बेल बॉटम पैंट्स. तो उनके पास नॉर्मल जो जीन्स के पैंट्स थे वो अब उनके डिस्कार्ड हो गए, वो अब उनके पास कोई वैल्यू नहीं रहा उस चीज का. तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस पर ड्यू टू द चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, ड्यू टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस. ठीक है, so these changes happens every time and interrelated factors which makes the business environment constantly changing. Therefore it is said business is a dynamic in nature. Okay? Next is uncertain. जो business है, business environment के जो factors है, ठीक है, इनमें से जो मैंने भी 7 factors बताया, 3 from internal factors and 4 from external factors which you have write down in your copy. ठीक है, इसमें से आप एक भी फैक्टर बता दीजिए जो कि प्रेडिक्टेबल है. ठीक है, जो कि डायनामिक नहीं है. इनमें से हर एक फैक्टर अनप्रेडिक्टेबल है. आप नहीं बता सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट रेट्स क्या होगा, शेयर्स की प्राइसेस अप होंगे, डाउन होंगे. ठीक है, आप जो लोन ले रहे हैं वो बैंक से ले रहे हैं या फिर इन्वेस्टर से ले रहे हैं या फिर एक्सटर्नल अदर पर्सन से ले रहे हैं, वो कितने इंटरेस्ट रेट में देंगे, इंटरेस्ट रेट में कोई चेंजेस आएंगे या नहीं, कोई फ्लक्चुएशंस होंगे कि नहीं, आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते. सिमिलरली जो फिजिकल रिसोर्सेज है जैसे लोकेशन, इक्विपमेंट ऑब्सोल्यूट हो जाता है कि नहीं, वो एकदम ही खराब हो जाता है कि नहीं, आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स. ह्यूमन रिसोर्स ऑब्वियसली इज अनप्रेडिक्टेबल कंपोनेंट. कोई भी ह्यूमन बीइंग सेम नहीं होते हैं, कौन कैसा सोच रहा है, कब कैसा सोच रहा है, कोई डिसाइड नहीं कर सकता है, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है. ठीक है, उसके बाद आता है हमारा टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी में कब ऑटोमेशन आ जाता है, कब कोई न्यू इंटरनेट एरा आ जाता है, न्यू चेंजेस आ जाते हैं, वी कांट प्रेडिक्ट. सिमिलरली इन पॉलिटिक्स वी कांट प्रेडिक्ट इकोनॉमी. हम किसी भी फैक्टर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए वी से दैट बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी अनसर्टेन. ओके, दिस रेंडर्स द सिस्टम टू अनसर्टेन एंड अनप्रेडिक्टेबल एंड कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड accurately. From every changing global trends and technological advancements to consumer preferences and to political policies, business have a backup plan to combat these uncertain situations. Hence, क्योंकि हमें पता है कि business environment बहुत unpredictable है, dynamic है, इसीलिए every business have to have a backup plan to combat these uncertain situations. Combat मतलब
प्रिपेयर करना खुद को ऐसे कि अनसर्टेनिटी आए उससे पहले हमें एक प्रिपरेशन लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्सेज में हमें ऐसे लोगों को रिक्रूट करना है जो कि एक अनसर्टेन सिचुएशन में भी सर्वाइव कर सके, सस्टेन कर सके, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे पैंडेमिक आया, कोविड आया, जिसकी वजह से पूरा जो सिस्टम है लॉकडाउन में कन्वर्ट हुआ एंड फॉर द 6 months 1 year पूरा सिस्टम एक ऑफलाइन स्ट्रक्चर से ऑनलाइन स्ट्रक्चर में शिफ्ट हुआ और जो बिजनेस के एम्प्लॉयज है वो भी उस सिचुएशन में अपने आप को उन्होंने ढाला, उस ढांचे में अपने आप को ढाला और उस हिसाब से अपने आप में चेंजेस लाए, ठीक है। जो लोग टेक्नोलॉजी savvy नहीं है वो भी टेक savvy बने, वो भी बेसिक कैसे लैपटॉप, कंप्यूटर, फोन यूज करना चाहिए वो भी सिखाए। तो एक एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वी हैव टू हैव अ बैकअप प्लान टू कम्बैट these uncertain situations. Okay, next feature is relative. relative मतलब हर एक का हर एक के साथ इम्पैक्ट है, हर एक फैक्टर्स एक दूसरे से कोरिलेटेड है, ठीक है। Thus the impact is not homogeneous. Homogeneous मतलब सेम नहीं होगा इम्पैक्ट, सबका अलग अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। Further, the elements is related to the local conditions and this is the reason as to why the business environment happens to be different in different regions and different countries. Elements different होते हैं हर लोकल कंडीशन में। फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में साड़ी पहनना बहुत रिलीजियस है, बहुत स्टार्टिंग से आ रहा है, तो साड़ी की बिजनेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, बहुत ज़्यादा अपस्केल है, बहुत सारे आप हर एक जगह पर जाएंगे, किसी भी मार्केट में जाएंगे आप वहाँ पर एक साड़ी का दुकान जरूर पाएंगे, ठीक है, इंडिया के किसी भी प्लेस पर। लेकिन साड़ी इतना प्रचलित नहीं है वेस्टर्न यूरोप में या वेस्टर्न कंट्रीज में, सो वहाँ पर आप रेयरली कोई साड़ी का शॉप देख पाएंगे, राइट। सो हर जगह पर बिजनेस एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, बिजनेस स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, डिपेंडिंग अपॉन द लोकल कंडीशन, रीजनल कंडीशन, कंट्री कंडीशन, बट इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग सब कुछ डिफरेंट होता है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द लेयर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. Business environment basically is divided into 3 layers, that is micro environment, which is also known as intermediate environment. Intermediate, INTERMEDIATE, intermediate environment, which is known as micro environment. Next is meso environment. Meso environment is also called intermediate. Intermediate, INTERMEDIATE, इंटरमीडिएट मतलब एक लिंक, ठीक है। माइक्रो से मैक्रो के बीच में जाने के लिए आपको किसके थ्रू जाना पड़ेगा? मेसो के थ्रू जाना पड़ेगा। तो मेसो एक लिंकेज है, एक लिंक है, इंटरमीडिएट है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज मैक्रो एनवायरनमेंट, व्हिच इज अ जनरल और सोसाइटल एनवायरनमेंट। ओके, नाउ वन बाय वन वी विल टेक द लेयर्स ऑफ एनवायरनमेंट. नंबर 1 फर्स्ट इज माइक्रो और इंटरनल एनवायरनमेंट और इमीडिएट एनवायरनमेंट, ठीक है। इमीडिएट जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, जो आपके बेसिक रिसोर्सेस है एक ऑर्गेनाइजेशन के, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, आपके जो अंदर के मैनेजमेंट है, आपके एम्प्लॉयज है, दैट ऑल कम इन द माइक्रो और इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। This is about the own organization and looking at the systems, resources, knowledge, skills and activities of own organization and its people. Taking a strategic approach to this environment means considering how all these factors can be controlled and deployed to meet the opportunities in the marketplace and even to shape and lead the market, because this is the one environment over which the organization as a whole has a most control. ठीक है, ये एक ऐसा environment है between micro, meso and macro जिसमें बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है एक मैनेजमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। इनमें कौन से कंपोनेंट्स आते हैं? नंबर 1 इज मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स एंड एम्प्लॉयज, ठीक है। इसमें 3 कंपोनेंट्स आते हैं, दैट इज मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स एंड एम्प्लॉयज। और हमें इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टडी करना चाहिए एज ए बिजनेस, ठीक है। उनमें उनके फैक्टर्स को कंट्रोल करना आना चाहिए, ठीक है। हमें एक
एक प्लान बनाना चाहिए कि हम जो हमारे कंपोनेंट्स है इन द इंटरनल एनवायरनमेंट दैट इज मैनेजमेंट एम्प्लॉइज, वो कैसे एक साथ मर्ज हो रहे हैं, वो एक शेप में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। तो इनकी कंपोनेंट्स क्या है? नंबर वन इज मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट ऑफ अ फर्म लाइज इन द हैंड्स ऑफ द मैनेजर्स who on whose direction the funds of shareholders are invested, ठीक है। मैनेजमेंट के हाथों में मैनेजमेंट कौन करता है? एम्प्लॉय, एक ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्सेज करते हैं, राइट। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजेस द फर्म थ्रू द मैनेजमेंट, थ्रू द डिस्क्रिशन ऑफ फंड्स ऑफ शेयरहोल्डर्स आर इन्वेस्टर्स। जो इन्वेस्ट किया गया है थ्रू द शेयर होल्डिंग्स, शेयर्स, वो जो शेयर होल्डर्स के फंड्स है उनको मैनेज करते हैं, फंक्शनिंग को मैनेज करते हैं, बिजनेस के जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके सिस्टमैटिक स्केल को वो मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, ये एक मैनेजमेंट ऑफ अ फर्म का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। मैनेजमेंट कंपोजिशन एंड इंटरनल रिलेशनशिप अफेक्ट द फर्म। ऑब्वियसली आपके मैनेजमेंट का कंपोजिशन क्या है, हायरार्की क्या है, आपने किस कॉम्पिटेंसी या किस स्किल के एम्प्लॉय को मैनेजर को आपने टॉप मोस्ट पोजीशन में रखा है, रिक्रूट किया है, उनका और बाकी जो एम्प्लॉयज है उनके इंटरनल रिलेशनशिप्स कैसे है, दीज अफेक्ट्स द मैनेजमेंट, ठीक है। एक वेल मैनेज कंपनी कौन होती है? जहां पर प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है, और पुअरली मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन जहां पर मैनेजमेंट ढंग से नहीं हो पा रहा है और वो लॉस मेकिंग हो रहा है, ठीक है। A consensual management provides concrete plans to execute and tackle in external environment. Skilled and competent management with good mutual bonds ensures firm development. एक consensual management is जहाँ पर सारे जो components है, for example I hope it is now visible. एक फॉर एग्जाम्पल ये एक हायरार्की होती है जहाँ पर नीचे वाला होता है बॉटम मैनेजमेंट, फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड देन टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। अब ये टॉप लेवल मैनेजमेंट में भी डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट होते हैं, जैसे सीईओ हो गए, सीएफओ हो गए, सीएमओ हो गए, सीपीओ हो गया, ठीक है, ऐसे सीएक्सओ हो गए, वैसे डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। अगर इनके बीच में अगर कोई कॉन्सेंशुअल नहीं है, मतलब किसी पोजीशन में सब एक जगह पर राजी नहीं हो रहे, एक ढंग का डिसीजन नहीं दे पा रहे हैं, तो ये एक पुअरली मैनेज्ड कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सब एक एवरीवन इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, एवरीवन वांट्स टू एक्सेल, टू मेक द ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सेल इन द मार्केट प्लेस, तो एक कॉन्सेंशुअल में आएंगे, एक अग्रीड पोजीशन में आएंगे, एक अग्रीड डिसीजंस देंगे व्हिच विल बी हेल्पफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स बेटर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। Skilled and competent management with good mutual bonds ensures firm development. Rational decisions taken by management earns a firm competitive advantage and greater market share. एक rational decision making होगा among the members of the top management और competent management होगा तो इससे एक competitive advantage मिलेगा and a greater market share, ठीक है, that you will able to position your organization in the market in a better way, right? Next component of the micro environment is investors. Investors कौन होते हैं? Shareholders, जो आपके owners भी कहा जाता है organization के, ठीक है। कंपनीज क्या करती है, वो शेयर्स इशू करती है और आप शेयर्स को परचेस करते हैं, as well as you become the owner of that particular share and that particular part of the organization in exchange for the equity investment for funds. आप इन्वेस्टमेंट करते हैं थ्रू द फंड्स टू ऑपरेट द बिजनेस, ओके। शेयरहोल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स आर डायरेक्टली इम्पैक्ट बाय द फर्म्स डिसीजंस एंड फर्म शुड इंश्योर देयर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। फर्म की क्या ड्यूटी होनी चाहिए? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयरहोल्डर्स। कैसे शेयर के प्राइस को इंक्रीज करें? इंक्रीज कैसे होगा? अगर आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगा, ठीक है, आपके मैनेजमेंट एक डेवलप वे में चलता है, आपका एक कॉन्सेंशुअल मैनेजमेंट होता है, तो एक बेटर पोजीशन होगा मार्केट में, तो दैट मेक्स द शेयर प्राइसेस टू इंक्रीज एंड
ऑल्सो आपका प्रॉफिट होगा तो आप डिविडेंड भी उनको दे पाएंगे. दिस मेक्स द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स. ओके. और इन उसके बदले शेयर होल्डर्स क्या होता है, शेयर होल्डर्स एक्सरसाइज देयर राइट्स थ्रू वोट्स एंड ऑनर्स ऑन अकाउंटेबिलिटी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट एंड लाइज ऑन द फर्म. ठीक है. शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, वोट्स देते हैं, 1 वोट फॉर 1 शेयर होल्डर, ताकि वो जो टॉप मैनेजमेंट है उनको रिक्रूट, उनको उन टॉप मैनेजमेंट के डिसीजंस को एक हामी दे सके. ठीक है कि दिस, यस वी आर अग्री टू दिस दिस काइंड ऑफ डिसीजन. ओके. नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट इज एम्प्लॉयज. एम्प्लॉयज एक मेजर रिसोर्सेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के. एम्प्लॉयज ह्यूमन रिसोर्स एक एसेट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज एक बिगेस्ट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. एम्प्लॉयज वो एक एम्प्लॉयज जैसे गाड़ी के पहिए होते हैं, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के व्हील्स है, उनसे ही ऑर्गेनाइजेशन चलता है, क्योंकि अल्टीमेटली दे आर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, दे आर डूइंग ऑल द फंक्शंस ऑफ द बिजनेस. ठीक है. सो अगर वही सब कुछ करे तो अल्टीमेटली रिवॉर्ड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस उनके पास ही जाना चाहिए. दे शुड बी मोटिवेटेड, they should be competent, they should be skilled in handling the business environment uncertainties. ठीक है. A conflict of interest and objectives of the organization and employees can cause a halt in its growth. अगर एम्प्लॉयज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, ठीक है, उनके जो वो अगर डीमोटिवेटेड है, उनको आप प्रॉपर्ली इंसेंटिव्स नहीं दे रहे हैं, उनको सैलरी नहीं दे रहे हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है. उनको काम करने का मन नहीं करेगा, वो अपना 100% आउटपुट नहीं देंगे. तो इससे क्या होगा, बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोडक्टिविटी है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा. क्योंकि जो एम्प्लॉय, एक मोटिवेटेड एम्प्लॉय अगर 8 आवर्स काम कर पाता था, ठीक है, लेकिन एक डीमोटिवेटेड एम्प्लॉय ही वहीं पर ओनली 4 आवर्स काम करेगी, तो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है. प्रोडक्टिविटी अगर कम हो जाएगी तो दैट विल अल्टीमेटली इम्पैक्ट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. ठीक है. सो always to handle the business environment uncertainties, it is essential to have a competent and skilled employees who are motivated. Okay. Employee acquisition, retention, training is a vital for employee movements, and union should be sensitized with the uninterrupted operations. आपको एम्प्लॉय के यूनियंस को भी ध्यान रखना पड़ेगा, उनके नीड्स एंड वांट्स को भी ध्यान रखना पड़ेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एम्प्लॉय एक्विजिशन कर रहे हैं, मतलब आप एम्प्लॉय के रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, उनको रिटेन कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इन सब में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि अगर एनवायरनमेंट में कोई अनसर्टेनिटीज आती है, फॉर एग्जाम्पल, तो ये जो एम्प्लॉयज है वो उसको अच्छे से हैंडल कर सके. ठीक है. नेक्स्ट कम्स द मेसो एनवायरनमेंट. पहले हमने पढ़ लिया माइक्रो एनवायरनमेंट, नाउ मेसो एनवायरनमेंट. मेसो एनवायरनमेंट क्या होता है, एक इंटरमीडिएट है. इंटरमीडिएट मतलब एक लिंक है बिटवीन द माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट. मेसो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन है, कस्टमर्स, सप्लायर्स, competitive firms, investors, etc. While the firm does not have much control over these, strategic planning can harmonize their impact. As the firm can affect only some control over these factors, they hugely impact the prevalence of uncertainty in the business environment. इनमें थोड़ा सा कंट्रोल होता है, बहुत मिनिमल कंट्रोल होता है बिजनेस का towards the meso environment, लेकिन mostly these are uncertain in the business environment. Okay? Now, फर्स्ट कंपोनेंट इज सप्लायर्स. सप्लायर्स कौन होते हैं, जो आपको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी प्रोवाइड करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं. दीज आर द वाइटल, जिसको प्रोवाइटल भी कहते हैं इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट, एंड दोज दैट इंड्यूस चेंजेस इन इट इज फ्रीक्वेंटली. इनमें चेंजेस आना भी बहुत आम बात है. ठीक है. क्योंकि सप्लायर्स जो है उनमें स्ट्राइक्स हो गया, या फिर उन्होंने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए. ठीक है. इन सब से क्या कहते हैं, बिजनेस के जो प्रॉफिट मार्जिन है उसमें चेंजेस आते हैं, बिजनेस के ऑपरेशंस में चेंजेस आ सकते हैं. ठीक है. अ स्मूथ वर्किंग ऑफ अ बिजनेस फर्म रिक्वायर्स दैट इट शुड हैव अ स्टेबल सप्लाई ऑफ इनपुट्स सच एज रॉ मटेरियल्स. एक स्मूथ ऑर्गेनाइजेशन वही होता है, एक स्मूथ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का काम वही चलता है जहां पर आपके सप्लायर्स स्टेबल हो.
सप्लायर स्टेबल होने का मतलब क्या होता है? सप्लायर स्टेबल होने का मतलब कि आपके पास डिफरेंट सप्लायर्स हो। अगर कोई सप्लायर आपके जो गुड्स एंड सर्विसेज रॉ मटेरियल सबको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आप एक फिनिश प्रोडक्ट कन्वर्ट करके आप कस्टमर्स तक पहुंचा रहे हैं, वो सप्लायर आपको जो रॉ मटेरियल्स वो रेगुलर बेसिस पे दे, ठीक है। अगर वो उसके किसी अनसर्टेनिटी की वजह से वो नहीं दे रहा था, आपके पास कोई दूसरा सप्लायर होना चाहिए जिससे आप गुड्स रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको एक एनालिसिस साथ में करते रहना पड़ेगा कि आपके प्रॉफिट मार्जिन पर कितना उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। उससे आपके ऑपरेशंस में कोई डिस्ट्रप्शन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक ऑर्गेनाइजेशन को सर्टेन करना पड़ता है, प्लान करके रखना पड़ता है, ठीक है। The cost of holding will thus have to borne by the organization, which will affect the margin. अगर सप्लायर्स बहुत सारे एक साथ सामान दे देते हैं, तो इससे क्या है, आपकी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इंक्रीज हो जाती है। कॉस्ट ऑफ होल्डिंग का मतलब क्या होता है? जैसे आपके वेयर हाउसेस है, वहां पर आपके गुड्स को आप स्टॉक आउट कर दे रहे हैं, स्टॉक इन कर दे रहे हैं, इससे आपकी होल्डिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जा रही है, ठीक है। सो दीज कॉस्ट हैज टू बी इंकर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या है, प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। Hence, the organization should have good relationships with the suppliers and must have connection with multiple suppliers to mitigate the risk of uncertainty. Mitigate matlab to reduce the risk of uncertainty. Okay. Next component is customers. They are crucial to any organization as they give the organization indication of their liking and feedback of their preferences. ठीक है? वो क्रूशियल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए कस्टमर्स, क्योंकि वो वही एक मेन कंपोनेंट है जहां पर अपना प्रोडक्ट्स आप दे रहे हैं, जिनसे जो आपके प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, जो जिन पर निर्भर करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन टिका होगा या नहीं, सब कुछ एक कस्टमर पर डिपेंड करता है। अगर आप एक अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं उनको, तो वो लाइक करेंगे, फीडबैक देंगे उनके प्रेफरेंसेस को। सो दे आर द रिसीविंग एंड टू ऑल फर्म ऑपरेशंस एंड आल्सो सिग्नल हब फॉर चेंजेस। अगर उनके प्रेफरेंस टेस्ट में कोई चेंजेस आ रहे हैं, तो वो ही होते हैं थ्रू फीडबैक आपको सिग्नल देते हैं, ठीक है। कस्टमर एंगेजमेंट इन्वॉल्व्स टेकिंग केयर ऑफ देयर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस एंड कॉन्स्टेंटली इनोवेटिंग प्रोडक्ट्स टू कीप द कंपटीशन एट एज. Organizations have to expand the market share while also retaining the old customer base, which can be achieved by maintaining quality and standard. ठीक है। कस्टमर एंगेजमेंट करना है, साथ में कस्टमर्स के से एक वन टू वन इंटरेक्शन करते रहना चाहिए। उनके अगर कोई क्वेरीज है, उनके कुछ मिस हैंडलिंग अगर कोई प्रोडक्ट्स हुआ है, तो उनकी क्वेरीज को रिजॉल्व करनी एक बिजनेस की ड्यूटी है, ठीक है। साथ ही साथ आपको अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस है उसको रिटेन करना है, साथ ही साथ आपको न्यू कस्टमर बेस को भी अचीव करने के टारगेट आपको एवरी टाइम एज अ ऑर्गेनाइजेशन रखना चाहिए। Next component of MESO environment is marketing intermediaries. Marketing intermediaries कौन-कौन होते हैं? जैसे distribution firms, wholesalers, retailers. They are responsible for stocking and transporting goods from their production site to their destination, that is ultimate buyers. ये जो distribution firms होते हैं like wholesalers, retailers, यही एक factory से, एक organization, business organization से एक end destination, that is ultimate buyers तक पहुंचाते हैं, ठीक है। They are intermediaries are reliable during the changing times to track the changing trends. जो intermediaries है वही बताते हैं कि customers का preferences क्या है, ठीक है। Basically ये एक chain है, ठीक है। जैसे ये हो गया आपका business organization, उसके बाद wholesalers, then retailers, and then ultimate customers. अगर कस्टमर्स के कोई टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में चेंजेस आते हैं, तो कस्टमर रिटेलर्स को बोलते हैं, रिटेलर्स होलसेलर्स को बोलते हैं, और होलसेलर्स देन बिजनेस को बोलते हैं, ठीक है। आजकल ड्यू टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एक डायरेक्ट कनेक्शन है बिजनेस और कस्टमर्स का, वो थ्रू फीडबैक देते हैं, लेकिन मेनली कस्टमर्स रिटेलर्स को बोलते हैं, रिटेलर्स होलसेलर्स एंड होलसेलर्स देन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। तो
अगर आपका कनेक्शन होलसेलर्स एंड रिटेलर्स के साथ अच्छा है तो ऑब्वियसली वो आपको सही फीडबैक देंगे। अगर वो सही फीडबैक दे रहे हैं तो आप टाइम के साथ रहते रहते आप चेंजेस ला पाएंगे, ठीक है, सो दैट आप कस्टमर्स को आप अपना प्रोडक्ट को रिटेन करवा सके, ठीक है। So these intermediaries serve as an indispensable link between organizations and customers, giving market insights. These insights thus can be used to develop competitive advantages on the basis of company's strengths and weaknesses. Okay. Now next is shareholders. It involves the general public affected by this organization's operations. Stakeholders, not shareholders. There's a difference between stakeholders and shareholders. शेयरहोल्डर्स जो कि जिनको आपने इक्विटी शेयर्स आपने सेल किया है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के ओनर्स भी कहा जाते हैं, दैट आर शेयर होल्डर्स, ठीक है। लेकिन स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके गुडविल, आपके ऑर्गेनाइजेशन के गुडविल से रिलेटेड होते हैं, जैसे जनरल पब्लिक, ठीक है। आपने एनवायरनमेंट को कोई हानि पहुंचाई है तो ऑब्वियसली दैट विल दे आर द स्टेक होल्डर्स, सोसाइटी इज द स्टेक होल्डर्स। आपने कुछ डोनेशन दिया कहीं पर तो जो कस्टमर्स है वो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रैक कर पा रहे हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को देख पा रहे हैं, तो इससे आपका गुडविल इंक्रीज होता है। तो दीज ऑल आर द स्टेक होल्डर्स, ठीक है। स्टेक होल्डर्स दैट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द सोसाइटी, okay. It involves the general public affected by the organization's operations. Taking care of stakeholders is important as the inputs are derived from the society and output of the organization is directed towards the society. आप सोसाइटी से लेकर ही सोसाइटी को देते हो। कैसे? सोसाइटी से आप रिसोर्सेस ले रहे हो, लाइक ह्यूमन रिसोर्सेस, फिजिकल रिसोर्सेस लाइक लैंड, फाइनेंशियल रिसोर्सेस, उनके ही इन्वेस्टमेंट्स आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से ले रहे हो और आप उन्हीं को वापस कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ अ फिनिश्ड गुड्स और डिविडेंड, ठीक है। इसके हिसाब से आप उनको वापस कर रहे हो। सो गुडविल, favorable responses, donations and written buyers are the few of the reactions which a company expects from the public. Now, next component of meso-environment is competitors. An analysis of the actions of the competitors cautions the firms against threat of new entrants in the market as well as substitute products in the market. ठीक है, competitors जो है वो एक crucial component है एक meso environment के, not only meso environment as a whole, ठीक है। जो कंपटीटर्स है, फॉर एग्जांपल जैसे रिलायंस जियो ने किया था, ठीक है, कि 5 मंथ्स के लिए 6 मंथ्स के लिए हम फ्री डाटा दे रहे हैं या फिर 5 GB ब्रॉडबैंड डाटा हम एवरी डे देंगे पर ₹5 पर GB डाटा हम देंगे, ठीक है। तो इससे क्या है, जो ब्रॉडबैंड एग्जिस्टिंग ब्रॉडबैंड कंपनीज है लाइक DTH जैसे हैथवे है, इन सब पर एक बेसिक इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। इनसे वो अपने कंपटीटर्स को मना तो नहीं कर सकते कि आप हमारे कंपटीशन हमें मत दीजिए या फिर आप हमारे मार्केट में नहीं आ सकते, ठीक है, क्योंकि इंडिया में एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ फर्म्स आर इजी, ठीक है, और कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कंपटीटर्स का इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसी कोई पॉलिसी लेकर आ गए जिससे आप पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, इससे आपका कंज्यूमर बेस भी चेंजेस हो सकते हैं, आप में थ्रेट्स आ सकती है। सो एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमें अपने कंपटीटर्स को के एक्शंस को हमेशा एनालाइज करते रहना चाहिए। साथ ही साथ हमें ये देखना चाहिए कि हमारे कस्टमर बेस जो है वो हमारे साथ लॉयल है कि नहीं, ठीक है। और companies should be aware of local competitors as well as foreign and big competitors and retain the share of market by innovation and customer satisfaction. अगर आपके प्रोडक्ट में इनोवेशन है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, तो ऑटोमेटिकली द कंज्यूमर बेस विल बी स्टिक towards your organization, towards the products and services rendered by your organization. Now let's come to the macro environment. Macro environment क्या है? Macro environment है outermost layer of a business environment. Outermost हम फिर से देखते हैं डायग्राम। पहले था हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट, देन मेसो एनवायरनमेंट एंड देन आउटरमोस्ट एनवायरनमेंट, दैट इज माइक्रो एनवायरनमेंट और जनरल सोसाइटल एनवायरनमेंट, ठीक है। मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है? मैक्रो एनवायरनमेंट द आउटरमोस्ट
outermost layer of the business environment is often referred to as macro environment. Analyzing and asking questions about macro environment is another critical activity in strategic management. It helps in analyzing the prevalent situation and answering questions about health of economy, level of allotment, status of socio-cultural and legal political factors. This is the environment that company has least control on, and it usually affects all similar companies in an industry, region, sector and company. ठीक है, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि जो मैक्रो एनवायरनमेंट है उस पर इंडिविजुअल का या फिर बिजनेस का एज सच कोई कंट्रोल नहीं होता है. ठीक है, दे हैव द लीस्ट कंट्रोल ऑन मैक्रो एनवायरनमेंट. और ये जो मैक्रो एनवायरनमेंट है वो ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्री, रीजन, सेक्टर, कंट्री में इम्पैक्ट जरूर पहुंचाता है. ठीक है, सो to memorize the components of the macro environment, there is a framework called DESTEP framework. DESTEP, DESTEP framework. DESTEP framework, जिसमें D का मतलब होता है डेमोग्राफिक, E का मतलब होता है इकोनॉमिक, S का मतलब सोशो कल्चरल फैक्टर्स, T is technology, E is ecological, and P is political legal. ओके, दैट इज DESTEP. अब DESTEP में सबसे पहले आता है डेमोग्राफिक. डेमोग्राफिक मतलब आपको पता ही है, साइज, डेंसिटी, एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, ये सब आता है डेमोग्राफिक. ठीक है, अगर इनमें कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, अगर एक पर्टिकुलर रीजन के पॉपुलेशन चेंज हो रहे हैं या फिर जेंडर कंपोजिशन में चेंजेस आ रहे हैं, ऑक्यूपेशन में एक शिफ्ट आ रहा है, इससे जो प्रोडक्ट्स है उस पर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है. ठीक है, द लार्ज एंड डाइवर्स डेमोग्राफिक्स बोथ ऑफर अपॉर्चुनिटीज एंड आल्सो चैलेंजेस फॉर द बिजनेसेस. फॉर एग्जांपल, if income of people of a country changes, so does their purchasing power and lifestyle standards. For example, आज से कुछ साल पहले लोग एसी नहीं अफोर्ड कर पाते थे इतना. ठीक है, आप यूजुअली हाउस होल्ड्स में देखते थे कि 10% 20% के पास एसी होता था, एंड दैट एसी एयर कंडीशंस इज अ लग्जरियस थिंग. ठीक है, लेकिन आजकल ऑलमोस्ट 60-70% ऑफ हाउस होल्ड्स के पास एयर कंडीशंस होते हैं. दे प्रेफर डेजर्ट कूलर्स ओवर एयर कंडीशनर्स. ठीक है, सो एक लाइफस्टाइल स्टैंडर्ड्स में चेंजेस आए हैं. अब क्योंकि एयर कंडीशनर्स का डिमांड बढ़ चुका है, तो उनके जो प्रोड्यूसर्स है वो भी ज्यादा कंपनीज क्रिएट हो गए होंगे. सिमिलरली डेजर्ट कूलर्स का जो डिमांड है वो कम हो गया है, तो डेजर्ट कूलर्स वाले जो मैन्युफैक्चरर्स थे, दे हैव शिफ्टेड टुवर्ड्स एयर कंडीशनर. ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट चेंजेस आने से अगर किसी इनकम ऑफ पीपल के ऑफ अ कंट्री चेंजेस, दिस लीड्स टू द परचेसिंग पावर. वो सामान पहले 10 रुपए उनके पास था, तो 10 रुपए से वो 8 रुपए का सामान खरीदते थे, लेकिन अभी वो 10 रुपए 100 रुपए में अगर कन्वर्ट हो गए तो वो 80 रुपीज का सामान खरीदेंगे. तो अब 80 रुपीज में वो एयर कंडीशन भी आ जा रहा है. ठीक है, सो एक इनकम का, एक कंट्री के जो लोग हैं उनकी इनकम में चेंजेस आने से कितना चेंजेस आ जाता है, दैट वी कैन सी थ्रू द डेमोग्राफिक्स. ठीक है, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज बिजनेस साइकिल्स, एम्प्लॉयमेंट रेट, डिफरेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी, ये सब आपने शायद इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा या आगे भी अब पढ़ेंगे. ठीक है, इनमें अगर चेंजेस आते हैं तो इससे इम्पैक्ट पड़ता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक स्लो डाउन ऑफ इंडिया इम्पैक्टेड ऑटोमोबाइल सेक्टर टू शट ऑपरेशंस फॉर अ फ्यू डेज. अगर इकोनॉमिक में इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा, उससे जो लोग हैं उनके परचेसिंग पावर कम हो रहे हैं, क्योंकि उनको शायद सैलरी नहीं मिल रही, वेजेस नहीं मिल रहे. उनके इकोनॉमिक स्लो डाउन के वजह से उनके परचेसिंग पावर कम हो रहा है. परचेसिंग पावर कम होगा तो जो एक ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जहां कार्स, मोटरसाइकिल्स, यहाँ पर जहाँ बेसिक कार स्टार्ट होता है 5 लाख एंड अबव, तो वो लोग वो परचेस करने में असक्षम है. ठीक है, सक्षम नहीं है, जिसके कारण जो ऑटोमोबाइल सेक्टर इम्पैक्ट हो रहा है वो अपने ऑपरेशंस को शट डाउन किया था. ठीक है, तो इकोनॉमिक शटडाउन इम्पैक्ट्स द बिजनेस एनवायरनमेंट बाय ऑल्टरिंग द फाइनेंसेस ऑफ द बिजनेसेस. नेक्स्ट कंपोनेंट इज सोशल कल्चरल फैक्टर्स. कल्चर्स, रिलीजन्स एक्सेट्रा इम्पैक्ट फर्म्स डिसीजन. ऑब्वियसली, जैसे मैकडॉनल्ड्स अगर आप यूके में देखेंगे तो वहां पर वेजिटेरियन वेरिएंट नहीं होता है, बट
इंडिया में उसको वेजिटेरियन वेरिएंट प्रोवाइड है। तो एक कल्चर के हिसाब से, सोशल कल्चरल नॉर्म्स के हिसाब से प्रोडक्ट्स को डेवलप किया जाता है, इनोवेट किया जाता है, चेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड wants of that particular region or that country due to the social cultural factors. नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कोई अगर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, कोई ऑटोमेशन हो रहा है, या फिर जैसे फ्रॉम द पास्ट 10-15 ईयर्स एक रिवोल्यूशनरी आया है टुवर्ड्स द ऑनलाइन स्ट्रक्चर, जो हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था, क्लिक ऑर्गेनाइजेशन का जो चलन है वो इंक्रीज हो गया है। सो इससे टेक्नोलॉजी पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल पेटीएम वॉलेट चेंज द वे ऑफ पेमेंट्स इन इंडिया। नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल में आता है pollution, waste, climate changes and certain environmental issues are calling for more and stricter regulations in a way that promotes or limit the investment and development of an industry. For example, single-use plastic ban curb businesses from plastic packaging and move them to improvise. Ecological मतलब जो ecological environment है, जिस pollution, waste, climate changes, deforestation, global warming, इसके कारण बहुत सारे regulations change हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले प्लास्टिक कंटेनर्स मिलते थे, लेकिन अभी वो प्लास्टिक कंटेनर्स को बैन कर दिया गया है। तो वो जो प्लास्टिक कंटेनर्स जो मैन्युफैक्चर करते हैं, वो उनका प्रोडक्शन खत्म हो गया, क्योंकि कुछ ऐसे रेगुलेशंस आ गए जो कि इम्पैक्ट कर रहे थे एनवायरनमेंट को एज अ होल, तो उनका जो बिजनेस है वो बंद हो गया। ये सारे इम्पैक्ट्स लाते हैं। अगर इकोलॉजी में कोई चेंजेस आती है, एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आते हैं, जिससे पोल्यूशन हो सकता है या क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, तो ऐसे अगर प्लान्स आते हैं, उसके वजह से चेंजेस आ सकते हैं एक बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है। नेक्स्ट इज पॉलिटिशियस लीगल। It includes the role of state and political forces in business relations and performance status policies, regulations or regulatory guidance that could influence the market. ठीक है। अगर जैसे डिमोनेटाइजेशन आ गया था, जीएसटी पॉलिसीज आ गए थे, इसकी वजह से बहुत सारे न्यू एवेन्यूज, न्यू एंट्रीज खुले थे इन्वेस्टमेंट के लिए, बिजनेस के लिए इन इंडिया। Moving to the business friendly environment, I would like to do a small portion that is conscious commerce. Conscious commerce क्या होता है? Conscious मतलब एक वैल्यू, एक ऐसा कॉमर्स जहां पर आप अपने कॉन्शियस को यूज करें। कॉन्शियस क्या होता है? एक स्टेट ऑफ बीइंग अवेयर एंड रिस्पॉन्सिव टू द वन सराउंडिंग। आपको पता है कि आप कितने अवेयर है, आप कितने डेडिकेटेड है टुवर्ड्स योर सराउंडिंग्स, टुवर्ड्स योर एनवायरनमेंट। ठीक है। सो आप इतने कॉन्शियस यूज कर रहे हैं, आप अपने मस्तिष्क का यूज कर रहे हैं, आप अपने सेंसेस को यूज कर रहे हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ। सो you should identify what is wrong and what is right. ठीक है। और कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स होता है set of all functions, business, services that affiliate sections and help in trade among economic agents of the society, right? So conscious commerce क्या हो गया? इन दोनों का accumulation, इन दोनों कंसेप्ट का accumulation, जिसको हम कहते हैं conscious commerce, which can be defined as continued trade and consumption while being aware of its true impact on consequences on other people and this planet. आप कॉमर्स कर रहे हैं, ठीक है, आप ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन कॉन्शियसली आपको पता है क्या सही है, क्या गलत है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी पर, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एनवायरनमेंट पर, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा प्लैनेट पर एज अ होल। ठीक है। सिंपली इसका मतलब क्या होता है? यू आर क्रिएटिंग वैल्यू फॉर पीपल। इन अ कॉन्शियस कॉमर्स एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट बी गुड डील फॉर द अदर पर्सन। मतलब पहले क्या कहते थे, बिजनेस का मतलब क्या होता था? कम में खरीदकर ज्यादा में बेचना, तो आपको प्रॉफिट इंक्रीज होगा। नहीं, कॉन्शियस कॉमर्स में क्या होता है? आप फॉर एग्जांपल मैं आपसे रॉ मटेरियल खरीद रही हूँ, तो मैं आपको एक फेयर प्राइस में खरीदूंगी, आपको कोई नुकसान हो मैं ये नहीं चाहूंगी। ठीक है। अगर मैं इस बिहेवियर से आपसे रॉ मटेरियल खरीद रही हूँ कि ताकि आपसे फेयर डील हो, आपसे कोई मैं मैल प्रैक्टिसेस ना करूँ। ठीक है। तो एक ये कॉन्शियस कॉमर्स है। ठीक है। मैं एक वैल्यू क्रिएट कर रही हूँ फॉर द अदर पीपल इन द चेन
ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो फंक्शंस है, जो फंक्शंस है, जो मैं प्रोसेसेस कर रही हूँ फॉर मेकिंग माई प्रोडक्ट्स, फिनिश प्रोडक्ट बना के कस्टमर तक पहुंचा रही हूँ, उसमें मैं वैल्यू क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, in a conscious commerce every transaction must be a good deal for the other person. By making an effort to be more conscious about how products are produced, sold and consumed, we can make the planet and its resources more sustainable. एक अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो कॉन्शियस कॉमर्स को यूज करता है, मतलब एक वैल्यू क्रिएट कर रहा है दूसरे लोगों का, किसी को हानि नहीं पहुंचा रहा है, किसी के कंधे पर पैर रखकर सक्सेस की सीढ़ियां नहीं चल रहा है, सबको एक गुड डील दे रहा है, कोई मैल प्रैक्टिसेस नहीं कर रहा है। दैट कम्स अंडर द कॉन्शियस कॉमर्स। ओके, कॉन्शियस बिजनेस वर्क टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लोअरिंग कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म मतलब क्या होता है कि एक्सेसिव शॉपिंग लोग करते हैं ना, एक्सेसिव सामान खरीद लेते हैं। अब एक्सेसिव सामान खरीदेंगे तो इससे क्या होगा कि आप रिसोर्सेस ले रहे हैं, रिसोर्सेस आप ले रहे हैं एज अ कंज्यूमर, तो वो वेस्टेज में कन्वर्ट होगा। सो एक कॉन्शियस बिजनेस वही है जो कंज्यूमरिज्म को लोअर करता है, वेस्ट मैनेजमेंट में भी ध्यान रखता है कि जो आपके वेस्ट है, फॉर एग्जांपल जैसे केमिकल फ्यूल्स होते हैं, फिर जो हवा है वो एक उसको प्यूरिफाई करके ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में डाला जा रहा है, या फिर उसको जो डिस्चार्ज कर रहे हैं वाटर बॉडीज में, उसको ट्रीट करने के बाद ही डिस्चार्ज किया जाए वाटर बॉडीज में। साथ ही साथ जो फूड सिस्टम है उसको फिक्स करना, एक एनवायरमेंटल साउंड एनर्जी क्रिएट करना, एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम क्रिएट करना कि जो एनवायरमेंट है, दिस इज नॉट फॉर अस, दिस इज आल्सो फॉर द फ्यूचर जनरेशन। एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम क्रिएट करना। For example, conscious commerce evaluates whether such impact from trade and consumption is positive or negative. Every product has a life cycle that spans the global supply chain and there's an impact on the world as a whole. We should try to reduce the wastage due to perish of low cost, low quality of products. क्या होता है, अगर आप लो कॉस्ट लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स से आप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो लो क्वालिटीज मतलब वो लेस ड्यूरेबल होगा, वो ज्यादा देर कंज्यूमर के पास नहीं रहेगा, ज्यादा दिन नहीं रहेगा। तो आपने क्या किया, जो आप रिसोर्सेज आपने यूज किया उसको आप फास्टर ले रहे हैं, क्योंकि आपने लो कॉस्ट बनाया है, जिससे वो लो ड्यूरेबल है, लो क्वालिटी है, आपके रिसोर्सेज मच फास्टर रिप्लेस हो रहे हैं। इससे क्या है, रिसोर्स को ज्यादा यूज कर रहे हैं। हायर क्वालिटी एंड मोर ड्यूरेबल गुड्स फेवर कॉन्शियस कॉमर्स। In the long run, that means greater cost savings as product won't need to be replaced as soon. ठीक है, जैसे आपने कुछ रिसोर्स लिया, उससे आपने एक अच्छा सा प्रोडक्ट बनाया जो कि बहुत साल चलेगा, ड्यूरेबल होगा। इससे आपने क्या किया, एक ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स दिया और रिसोर्सेज को कम यूजेस किया। ठीक है, the consciousness doesn't end in the production and selling of goods, rather extends to the workforce and creating an employee friendly environment, as employees are more valuable than customers for aligning the organizational objectives with the personal objectives of the employees. Conscious commerce सिर्फ प्रोडक्ट्स का सेलिंग एंड परचेसिंग तक ही निर्धारित नहीं है, इसके अलावा एक एनवायरमेंट फ्रेंडली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना है फॉर द एम्प्लॉयज। ठीक है, और एम्प्लॉयज को प्रॉपरली ट्रेन करना है, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, ये देखना है, एथिकल वे में आपको चलना है इन द कॉन्शियस कॉमर्स। ओके, आई थिंक सो दैट इज क्लियर। नाउ लेट्स टेक एनी डाउट्स फ्रॉम यू ऑल। Good morning everyone. जो पुराने हैं वो रिकॉर्डेड सेशंस आपको 1 और 2 वीक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। पीडीएफ्स मैंने अभी तक दिए नहीं है, मैं दे दूंगी। आप बुक्स फिजिकली ले सकते हैं कि नहीं एसओएल से, यू हैव टू कांटेक्ट द एसओएल टीम, वो मुझे पता नहीं है। ठीक है, yes Deepak, that is a good example. Yes, you can refer any book, but please stick to your, yes, financial, human and physical resources are the internal forces, ठीक है, of a business environment.
या external resources are political, technological, economic, social. These are the external sources. If anyone is getting problem to enroll in a group that is paid by the official SOL people, तो मुझे नंबर जो है अपना आप टेलीग्राम पर डाल दीजिएगा. मैं इतना हेल्प कर सकती हूँ. 2-3 दिन में मैं आपको ग्रुप में ऐड करवा दूंगी थ्रू माय वॉलंटियर्स. आई एम नॉट एडेड इन एनी ग्रुप. लीगल एनवायरनमेंट में जिसमें जो लॉज है, एक कंट्री के जो लॉज है वो अगर इम्पैक्ट करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन को, उस दैट इज टर्म्ड एज लीगल एनवायरनमेंट ऑफ अ बिजनेस. ठीक है, जो लॉज हो रहे हैं, अगर कोई प्रोविजंस चेंज हो रहे हैं, जैसे कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में कन्वर्ट करे, ऐसे कोई लॉ क्रिएट हो रहा है और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ही है, तो उससे आपका ऑर्गेनाइजेशन इम्पैक्ट हो रहा है क्योंकि आपको इंसेंटिव्स मिल रही है, सब्सिडीज मिल रही है. तो दैट इज अ पार्ट ऑफ अ लीगल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस. ओके, इज दैट क्लियर? यू हैव नॉट मेंशन योर नेम. Yes, obviously, change in demand and supply also affect the business environment. अगर आपके जो consumers है उनका changes in taste and preferences, उनके changes आ रहे हैं. ठीक है, पहले वो for example X product use करते थे, अब वो Y product में switch हो रहे हैं, तो obviously X product का demand कम हो जाएगा. अगर demand कम हो जा रहा है तो obviously prices उसके कम हो जाएंगे, prices भी कम हो जाएंगे, and that also impact the business organization as a whole. ठीक है, is that clear, मुस्कान? Vivek, I have already discussed what is legal environment of business. किस मतलब से सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है? that is not clear. शाहीना. Meso environment is an interlink of micro environment and macro environment. Okay, निकिता? मैं सारे बुक के ML कमीशन से पढ़ा रही हूँ, कुछ मेरे खुद के भी नोट्स है. क्रूशियल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट. ठीक है शिवानी? माधवी, डिफरेंसेस बिटवीन मेसो एंड अदर एनवायरनमेंट क्या है? एक बिजनेस एनवायरनमेंट है, उसके 3 लेयर्स है. ठीक है, एक माइक्रो, मेसो एंड माइक्रो, मेसो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट्स है. ठीक है, 3 है. मेसो जो है वो इंटरमीडिएट है बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो. ठीक है, $40 डिडक्ट क्यों किया? फ्रॉम व्हाट आई हैव डिडक्टेड 40? Yes, when an examiner is checking your paper and you are giving the practical examples in your answer, that is always add on your marks. Okay, so हमेशा कोई भी not in my paper, कोई भी theoretical paper में अगर आप आंसर दे, एक प्रैक्टिकल आंसर एग्जांपल्स दे रहे हैं तो that will be beneficial. ठीक है. यस, लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में हम इसको नहीं कैटेगराइज कर सकते हैं क्योंकि माइक्रो इज नॉट लोकल, माइक्रो इज इनसाइड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सो वी कैन नॉट कैटेगराइज दिस माइक्रो, मेसो एंड मैक्रो एज लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, बट वी कैन कैटेगराइज डिफरेंटली द बिजनेस एनवायरनमेंट एज लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल. दैट इज नॉट इन योर सिलेबस. ठीक है, you are in your syllabus, this is only micro, meso and macro environment. Shaheen, now 250 or 300, you are not in the accounts class, you are in business organization class. Dynamic nature मतलब evolving, changing, उसको dynamic कहते हैं. ठीक है, प्लीज एक्सप्लेन पॉलिटिक्स और लीगल. अगेन वही लीगल एनवायरनमेंट, अगर कोई लॉज आते हैं या फिर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आते हैं, फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट ने आकर कोई न्यू रूल बना दिया है, उससे कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इन्वॉल्व इन अ पॉलिटिकल लीगल सिस्टम. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया था, जैसे प्लास्टिक्स को बैन कर दिया, तो जो ऑर्गेनाइजेशन प्लास्टिक बना रही थी
वो बैन पॉलिटिक और लीगल एक्शन की वजह से बैन आया है, उस एक्शन की वजह से उनके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट पड़ा, उनका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इधर उनको शिफ्ट करना पड़ा या फिर शट डाउन करना पड़ा। ठीक है, इज दैट क्लियर खुशबू? It is not possible to repeat everything again and again. डेमोग्राफिक मतलब एज, जेंडर, इनके वजह से अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं एनवायरमेंट में तो उसके वजह से बिजनेस के उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो दैट इज टर्म्ड एज डेमोग्राफिक। स्टेक होल्डर्स मतलब विच आर स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो आपके एनवायरमेंट को, आपके ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, स्टेक होल्डर्स सोसाइटी से आप लेकर सोसाइटी को ही देते हो, तो स्टेक होल्डर्स सोसाइटी होती है। ठीक है, इवन कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, दे आर आल्सो द स्टेक होल्डर्स हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यस, यू कैन स्टडी फ्रॉम माय नोट्स। प्लीज प्रोवाइड योर नंबर इफ यू वांट टू ऐड and you're not already adding a WhatsApp number, Telegram पे आप नंबर दीजिए, मैं अपने वॉलंटियर्स को बोल दूंगी, वो आपको ऐड कर देंगे। All clear? Good. Akshat, time doesn't permit me to repeat meso environment again and again. I have already discussed 3 times. So अगर नेक्स्ट क्लास में भी आपको डाउट हो रहा है, आप खुद से पढ़िए, आपको फिर भी डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, आई थिंक इज दैट क्लियर ऑलरेडी? हाँ, मैं पहले लेक्चर की पीडीएफ्स अवेलेबल करवा दूंगी। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीक मैं करवा दूंगी। ओके, नाउ वी विल मीटिंग इन डे आफ्टर टुमारो। आई थिंक सो ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड एज ऑफ नाउ। Rohit Raj Singh, in conscious commerce we can say use of resources efficiently by keeping in mind of a society. Yes, you can say that. You and apart from this, आप एम्प्लॉयज का भी ध्यान रख रहे हो। ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज है उनका ध्यान रख रहे हो, साथ ही साथ जो चेन में है, एक प्रोडक्शन चेन में है, वहाँ उनके साथ आप एक फेयर डील कर रहे हो, उनको एक वैल्यू ऐड कर रहे हो। ठीक है, इसके साथ ये भी ऐड होगा कॉन्शियस कॉमर्स में। आपने जो बताया एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आता है, इसके अलावा कॉन्शियस कॉमर्स में ये एक्स्ट्रा आता है कि आप एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं, साथ ही साथ आप एम्प्लॉयज का भी ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, आप एथिक्स को भी ध्यान रख रहे हैं। यस, इट्स योर चॉइस पिंकी। सो आई थिंक सो ऑल द डाउट्स आर क्लियर एज ऑफ नाउ। अगर और भी कोई अगर डाउट से, और अगर मैंने किसी का डाउट अगर क्लियर नहीं कर पाई हूँ, इट्स ऑलरेडी 12:08, तो आप मुझे टेलीग्राम पर, टेलीग्राम बोल रही हूँ, सॉरी, टीम्स ऐप पर ही डाउट आफ्टर द क्लास यू कैन आस्क द डाउट्स। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी आर मीटिंग डे आफ्टर टुमारो and we will try to cover up the whole unit 2 in the next class. That's all for today. Thank you and stay healthy. Goodbye. Bye.